हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, आज डेट है 17 मई। तो आज जैसे कि संडे है, तो संडे को द हिंदू में हमेशा ही स्पेशल सेक्शन आता है जिसमें तीन स्पेशल टॉपिक के बारे में बात की जाती है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे और जो साइंस का स्पेशल पेज आता है उसको भी देख लेंगे। ठीक है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है और सिर्फ संडे को ही आता है, तो इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हम पहला आर्टिकल आया है अभी जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं एग्रीकल्चर में। तो उसको देख लेंगे कि क्या क्या बातें उसके रिगार्डिंग की गई हैं। यहाँ जो अभी रिलीफ पैकेज दिया गया है तो उसमें एमएसएमई को क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसको देखेंगे हम। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये वाला आर्टिकल जो है वो माइग्रेंट लेबरर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है इन सब जो भी रिलीफ पैकेज लाए जा रहे हैं उनसे। तो ये तीन टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये जो एग्रीकल्चर सेक्शन में जो अभी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ठीक है। देखिए, रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, व्हाट आर द मेजर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द फार्म क्राइसिस। ठीक है। अभी क्या क्या किया गया है कि फार्म क्राइसिस से डील किया जाए। तो अभी हमने देखा है कि कैसे गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अभी लॉन्च किया है। उसके तहत अभी 3 ट्रेंचेस के रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिए गए हैं। उसमें से 1 लाख करोड़ रिलीज किया गया था ताकि फार्म गेट्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फार्म और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने हैं, उसके लिए 1 लाख करोड़ अनाउंस किया गया था। ठीक है। ताकि बहुत सारे जो खामियां थी एग्रीकल्चर फील्ड में उसको दूर किया जा सके। और हमने देखा है अभी एक अमेंडमेंट भी करने की बात की जा रही जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का था। ठीक है। देखिए, बोला जा रहा है हाउ विल दे चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। तो चेंजेस कैसे कैसे आएंगे, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का था, इसके तहत क्या होता था, क्योंकि ये काफ़ी पुराना एक्ट है जिसको देखिए बोला जाता है एनाक्रोनिस्टिक लेगिस्लेशन। ठीक है। काफ़ी पुराना एक्ट है ये, मतलब काफ़ी अब इसका रेलेवेंस काफ़ी कम है, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तब फेमाइन का टाइम था। तो इसके तहत क्या होता था, जो आप स्टॉक्स वगैरह है उसको काफ़ी लिमिटेशंस में रखने पड़ते थे। और जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत होता था कि किस रेट में बेचना है, कितना स्टॉक करके रख सकते हो आप। ठीक है। लेकिन अभी इसको अमेंड करने की बात की जा रही है। और जो स्टॉक लिमिट्स हैं जो कि कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि देखिए, जो सीरियल्स है, पल्सेस है, एडिबल ऑयल है, ऑयल सीड है, पोटैटो है, ऑनियन है, इन सबको अभी कितना भी स्टॉक किया जा सकता है, स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। ठीक है। तो अब जो आप कह सकते हो जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको एक थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि उनके ऊपर उतने रेगुलेशंस नहीं रहेंगे। तो और ताकि वो अब कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पहले इसकी फाउंडेशन थी जो एक्ट की है उसके वजह से बहुत सारे लोग काफ़ी स्टॉक्स रख नहीं पाते थे। तो फिर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आप कह सकते हो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको भी काफ़ी प्रोडक्ट स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन में कमी ना आ जाए। ठीक है। तो उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी ये एक बहुत ही एक अच्छा मूव लाया गया है ताकि प्रोडक्शन आप कह सकते हो स्टॉक की लिमिट हटा दी गई है। और इससे एक आप कह सकते हो कि पॉजिटिव पुश मिलेगा कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वो सब डेवलप कर सकेंगी, और उससे एक बहुत ही आप कह सकते हो बेनिफिशियल आउटकम देखने को मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और आप कह सकते हो काफ़ी इकॉनमी को फ़ायदा मिल सकता है इससे। ठीक है। अब देखिए, बोला जा रहा है इट इज़ होप दैट द अमेंडमेंट विल ब्रिंग मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। काफ़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब काफ़ी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं। ठीक है। वेयर हाउसेज बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जो पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर होता है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे फार्म से मार्केट तक चीज़ें लाई जाए, कैसे फार्म से इंडस्ट्री तक चीज़ें पहुंचाई जाए। ठीक है। उनको उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है काफ़ी। कोल्ड चेन स्टोरेज, जो क्योंकि आप जानते हैं जैसे पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे टोमेटोज हैं, फ्रूट्स है, ये सब जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स है, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसकी बहुत कमी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो फार्मर्स को काफ़ी कम रेटों में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है। अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहेगी तो थोड़े लंबे टाइम तक वो उसको स्टोर कर सकते हैं, और जब उनको बेटर प्राइसेस मिलेंगे तो उनको बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये देखा जाए तो फैक्ट्रीज और फार्मर्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएंगे और अपना जो भी बिजनेस चलाना है उसको चलाएंगे, और जो फार्मर्स हैं उनको भी अच्छा रिटर्न मिल सकेगा क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे बायर्स रहेंगे, और जब बहुत सारे बायर्स रहेंगे तो अच्छा उन्हें रिटर्न मिलने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। और देखिए, जो पहले एपीएमसीज होते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ होते थे, पहले इनकी मोनोपोली चलती थी। ठीक है। कि फार्मर्स को इनको ही बेचना पड़ता था, इन्हीं मंडीज़ में बेचना पड़ता था। ठीक है। लेकिन अभी इसका भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। अब बहुत सारे मल्टीपल बायर्स हैं, आप कहीं भी जाके बेच सकते हो। तो इसमें भी देखा जाए तो फार्मर का बेनिफिट है, उसके पास मल्टीपल बायर्स होंगे तो अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है। अब देखिए, बोला जा रहा है हाउ आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू हेल्प। ठीक है। ये कैसे हेल्प करेगा।
देखिए जैसा कि हमने बोला है कि अभी जो 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, जो दिया गया है, इसमें नबार्ड ने हेल्प करी है, ठीक है। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्रिएट करने वाला है और ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा कि कैसे फार्म टू मार्केट या फिर फार्म टू इंडस्ट्री चीज़ें पहुँचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है हेल्प करने वाला है फार्मर्स को, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म ला गया है फार्म सेक्टर में, हमने उसकी बात कर ली। अभी यहाँ पर बात करते हैं हम जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है विल माइग्रेंट बेनिफिट फ्रॉम द सेंटर मेजर्स, ठीक है। जो सेंटर में भी मेजर्स नहीं है, क्या उससे माइग्रेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है? तो देखिए अभी बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं सब लोग अर्बन एरिया छोड़ के सभी रूरल एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अभी उनके पास एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी अभी बढ़ने वाला है, ठीक है। देखा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24 से 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। तो अभी ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो रिलीफ मेजर्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरीके से इनको हेल्प करेंगे। तो देखिए देखने वाली बात ये है कि अभी इनको हेल्प करने का एक तरीका ये निकाला है गवर्नमेंट ने कि जो मनरेगा के जॉब्स थे, जो मनरेगा के काम थे, अभी उसको एक्सपांड किया जा रहा है। बहुत सारे वर्क को अभी मनरेगा के अंडर लाया जा रहा है। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। इसके तहत आपको 100 दिनों तक का काम जो गवर्नमेंट के तरफ से चलाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह, उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मनरेगा के तहत लाया जाएगा, फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए बोला जा रहा है जैसे प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रिलेटेड जो वर्क है इसको भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बेस बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों जो पहले होता था डिगिंग वगैरह के वर्क होते थे, सिर्फ उसको ही मनरेगा में रखना पॉसिबल नहीं होगा। और भी बेस बढ़ाना होगा ताकि सभी लोगों को उसमें आप कह सकते हो एब्जॉर्ब किया जा सके। और देखिए फिर गवर्नमेंट ने 5 kg ऑफ दी जो फूड ग्रेन्स है, राइस, व्हीट, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। 1 kg ऑफ चना डिस्ट्रीब्यूट किया था पर फैमिली 2 मंथ के लिए, ठीक है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है उनको तो मिला ही था, लेकिन जो नहीं है अभी उनको भी देने की बात की गई थी, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 67% ऑफ द पॉपुलेशन भारत का कवर है। इसके तहत उनको काफ़ी सब्सिडाइज रेट में राइस एंड व्हीट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो डाटा है, इसको याद रख सकते हो, आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए बोला जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या है, इसके बारे में क्या बात। तो देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? इसके तहत ऐसा है कि अगर आप कहीं के भी रहने वाले हो और आपके पास वहाँ का राशन कार्ड है, लेकिन आप कहीं और माइग्रेट कर गए कामकाज के सिलसिले में, तो आप वहाँ पर भी राशन अवेल कर सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाए गए हैं अब ये पॉसिबल हो सकता है। और कहा जा रहा है कि मार्च 2021 तक ये 100% लागू किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए और एक प्रोविजन या फिर आप कह सकते हो हेल्पिंग मेजर्स ये लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत क्या करने वाली है गवर्नमेंट, इसके तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रोवाइड करने वाली है, जो पीपीपी मोड रहेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, ये लोग मिलके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो जो अफोर्डेबल रेट में जो ये माइग्रेंट है उनको मिल सके, ठीक है। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जितने भी स्टील, आप कह सकते हो सीमेंट, ब्रिक, ये सब जो सेक्टर हैं उसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और थोड़ी बहुत इकोनॉमी ट्रैक पे आ सकती है। और देखिए जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए भी 5,000 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी देने की बात की गई है। तो ये सब कुछ आप कह सकते हो रिलीफ मेजर्स जो माइग्रेंट लेबरर को बेनिफिट पहुंचाएंगे, ये सब कुछ लागू किया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऊपर वाले आर्टिकल में क्या बात की गई है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं एमएसएमईज के बारे में, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। देखिए 90% ऑफ दी जो आप कह सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एमएसएमई, बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। 90% ऑफ द लोग को वो एब्जॉर्ब किया है इसने, जो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, ठीक है। उसमें से 90% लोगों को एमएसएमई एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हो कि जीडीपी में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है एमएसएमई का। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब देखिए बोला गया जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, ठीक है। उसके तहत अभी क्या क्या एमएसएमई को सपोर्ट मिलने वाला है। तो देखिए कोलेटरल फ्री लोन्स की बात की गई है कि अभी एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन्स मिल सकते थे। एमएसएमई की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें कोई लोन्स देता नहीं था। तो एमएसएमई क्या करते थे, वो जाके आप कह सकते हो प्राइवेट मनी लैंडर्स होते हैं उनसे मनी उठाया करते थे और उनको काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है।
तो इसमें उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अभी कोलेट्रल फ्री यानी कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा उन्हें, और उन्हें इंटरेस्ट देने की, लोन देने की बात की जा रही है। और देखिए ये फुल्ली गारंटीड रहेगा बाय दी गवर्नमेंट, ताकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर ना रहे और वो भी हिचकिचाए ना लोन देने से, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी ले रही है। अगर एमएसएमई वाले पे बैक नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट पे बैक करेगी, ठीक है। तो ये एक बढ़िया स्टेप है। और देखिए मॉरेटोरियम लगाया गया है कि कम से कम 1 साल तक कोई भी रिपेमेंट की बात नहीं होगी, 1 साल के बाद रिपेमेंट की बात स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे काफ़ी एमएसएमईज को हेल्प मिल सकता है, ठीक है। और वो अपना जो कामकाज है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और चीज़ें वापस से थोड़े बहुत ट्रैक पे आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, आर दिस ओनली प्रपोजल फॉर एमएसएमईज, ठीक है। तो क्या सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही है या फिर और भी लोगों के लिए? तो देखिए जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें लाई गई हैं। जैसे जो प्रमोटर्स को 20,000 करोड़ की उनके लिए रिलीफ पैकेज लाया गया है। जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ठीक है, वेयर बाय बैंक विल लैंड मनी टू दी प्रमोटर, ठीक है। इनको भी क्रेडिट मिल सकता है, लोन मिल सकता है। अब देखिए फंड ऑफ फंड एक रिलीज़ किया है जिसके तहत जो 10,000 करोड़ है, जो इनिशियल कॉर्पस ऑफ दी फंड है, ठीक है, ये भी एक रिलीज़ किया गया जिसके तहत भी आपको कह सकते हो कि इससे भी लोन मिलेगा। और इसमें से जो लोन मिलेगा उसे डॉटर फंड कहा गया है, ठीक है। तो डॉटर डॉटर फंड सभी लोगों को दिए जा सकते हैं, तो इसके लिए 10,000 करोड़ रिलीज़ किया गया है। और क्या बताया गया है देखते हैं। और देखिए अभी जो डेफिनेशन चेंज करने की बात की गई है, पहले एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी वो अलग थी, अब अलग कर दी गई है। देखिए अब क्या कर दिया गया है, देखिए एक होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस, एक होता है टर्नओवर के बेस, ठीक है। तो अभी कर दिया गया है कि जो 1 करोड़ है, फिर आप कह सकते हो कि 10 करोड़ है, फिर 20 करोड़ है, ठीक है, फिर 5 करोड़ है, फिर 50 करोड़ है, फिर देखिए 100 करोड़ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट को देखें तो जो 1 करोड़ है वो क्या हो जाएगा, माइक्रो, ठीक है। जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जिसका, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल। और जो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, मीडियम, ठीक है। और वैसे ही ये जो माइक्रो है उसका टर्नओवर कितना रहना चाहिए, 5 करोड़ के अंदर। और जो स्मॉल है उसका टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर। और जो मीडियम है उसका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर। देखिए ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये कि 1 से 10 यानी इंटू 10, यहाँ पे 5 से 50 हो रहा है यानी इंटू 10। फिर 10 से 20 यानी इंटू 10 हो रहा है, यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए इंटू 2, 50 इंटू 2 100। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 1 करोड़ से 10 करोड़, फिर 5 करोड़ से 50 करोड़, फिर 10 से 20 और 50 से 100। तो ये आपको वैल्यू ज़रूर से याद रखनी है क्योंकि सवाल इसी के ऊपर से बनेगा, ठीक है। तो ये अभी डेफिनेशन चेंज किया है, इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप डेफिनेशन चेंज कर दोगे यानी कि आपने बढ़ा दिया है लिमिट, तो पहले क्या होता था, जो बहुत सारे जो कंपनीज थी, जो एमएसएमईज थी, वो जो पहले कम था, जो आप कह सकते हो जो लिमिट्स थी वो कम थी, तो वो उसको क्रॉस कर जाते थे। फिर वो फेक करना शुरू कर देते थे कि वो उसी के अंदर 2-3 और कंपनी बना लेते थे और बोलते थे मैं 1 करोड़ के अंदर हूँ, या जितनी भी लिमिट्स हैं पहले, जैसे कि 25 लाख 10 लाख ऐसी लिमिट्स थी, ठीक है। तो वो उसके अंदर थे। तो इससे क्या होता था, वो देखते दिखाते थे कि हम लिमिट्स के अंदर है और हम एमएसएमई हैं, तो उनको जो एमएसएमई को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो सब मिलते रहता था। लेकिन अब इन्होंने अपनी लिमिट्स बढ़ा दी, तो इससे बेनिफिट ये है कि ये जेन्यून रहेंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगा, ठीक है। तो ये भी एथिक्स के साथ काम कर सकेंगे, और कोई भी डर नहीं रहेगा कि लिमिट वगैरह क्रॉस होने का। तो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं उनके लिए भी। अब देखिए व्हाट आर दी प्रपोजल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी के लिए भी प्रपोजल लाया गया है। 30 करोड़ का पैकेज रिलीज़ किया गया है ताकि इनको भी सपोर्ट मिल सके कि अभी इनके पास भी एक, देखिए एक बैंकिंग सेक्टर होता है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यही लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं मोस्टली इकॉनमी में, ठीक है। तो इनको भी सस्टेन करके लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब ये सर्वाइव करेंगे तभी मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, और वो इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं और आगे क्या बात की गई है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात की गई है, क्या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कोई सपोर्ट दिया गया है? तो जी हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी 90,000 करोड़ रिलीज़ किया गया है, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे डिमांड कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि कोई कंज्यूमर का जो डिमांड है वही कम हो गया है। तो चीज़ों की प्रोडक्शन कम हो गई है, और प्रोडक्शन कम हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे भी काफ़ी, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उनको भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी सर्वाइवल के लिए भी 90,000 करोड़ का पैकेज रिलीज़ किया गया है। तो इससे डिस्कॉम वाले भी आप कह सकते हो कि सस्टेन कर पाएंगे। और देखिए और क्या बोला गया, कॉमन मैन की बात की गई कि कॉमन मैन के लिए क्या किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो मार्च में ही लागू कर दिया गया था, 1.7 लाख करोड़ जिसके तहत रिलीज़ किया गया था, जो फर्स्ट आप कह सकते हो फर्स्ट रिलीफ पैकेज था, ठीक है।
वो किया गया था। और फिर 5 kg ऑफ आप कह सकते हो जो राशन की बात की गई थी वो फ्री में प्रोवाइड करने की बात की गई थी। और जो पीएफ है प्रोविडेंट फंड, वो 24%, जो 12% पहले एम्प्लॉयर देता था और 12% गवर्नमेंट देती थी, तो अभी कहीं कहीं पे 24% पूरा गवर्नमेंट दे रही है। और कहीं कहीं के जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है किसी किसी सेक्टर के, जैसे कि एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉट इन द कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अबोव, इन सब सेक्टर में 10% देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है। ताकि उनके पास जो 2% है वो एक्स्ट्रा बच जाए और उनके हाथ में एक्स्ट्रा पैसे रहें, ताकि वो डिमांड कर सकें। और जब इकोनॉमी में डिमांड रहेगी तब प्रोडक्शन होगा, तभी जीडीपी ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। तो डिमांड को मेंटेन रखने के लिए डिस्पोजेबल इनकम हाथ में रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए टीडीएस और टीसीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स, इसको भी कम कर दिया गया है, 25% से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे बच सकें। तो ये सब रिलीफ पैकेज अभी लागू किए गए हैं। तो ये हमने देख लिया। अभी जो इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक आते हैं वो वाला पेज अभी हम देखते हैं कि साइंस वाले पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर किए गए हैं। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है कि डब्ल्यू ने बैक किया कोविड 19 वैक्सीन ट्रायल दैट डिलिबरेटली इन्फेक्ट पेशेंट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब देखिए पूरे दुनिया भर में भी वैक्सीन ट्रायल किए जा रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें ट्रायल्स करने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम एक स्टेज ऐसा भी आता है जिसमें जो वॉल्टियर्स होते हैं उनको आपको पकड़ के इनफैक्ट वैक्सीन आप इंजेक्ट करते हो। फिर पहले कैसा होता था, जो कन्वेंशनल वे होता था, ठीक है। पहले अगर अभी हमको क्या करना है, जल्द से जल्द पता करना है। तो पहले जो कन्वेंशनल वे है उसमें क्या होता था कि जो हेल्दी पार्टिसिपेंट है उसके अंदर वैक्सीन दे दिया जाता था, फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाता था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में रहता था। फिर जब वो वायरस के कांटेक्ट में आता था तब उसको देखा जाता था कि वायरस इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है कि नहीं इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी क्या करने वाले हैं कि वैक्सीन देने के बाद उसके अंदर जानबूझ के वायरस डाला जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी डब्ल्यू ने बोला है कि ऐसा करना पड़ सकता है। और क्योंकि यही एक फास्ट तरीका है जिससे हम वैक्सीन को फटाफट चेक कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल वे से चलेंगे तो काफ़ी आप कह सकते हो टाइम लग सकता है। और इसमें रिस्क भी रहता है कि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ आर एथिकली कंट्रोवर्शियल, ठीक है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है कि आप किसी की लाइफ रिस्क में डाल रहे हो। और देखिए यहाँ पे बात बताई गई है ट्रेडिशनल बिलीव एंड टुडेज साइंस। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कहा था कि आप गंगा जल से या फिर कह सकते हैं कि हाँ, तो गंगा जल और आप कह सकते हो कि जो काऊ यूरिन है, काऊ डंग है, उसका यूज़ करने के लिए कहते हैं कि इनसे आप काफ़ी मेडिसिनल यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो जहाँ एक तरफ साइंस की बेसिस पे चीज़ें चल रही वहीं दूसरी तरफ की ट्रेडिशनल बिलीफ भी देखा जा रहा है। और काफ़ी आप कह सकते हो बड़े बड़े लीडर्स ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो इसमें जो गंगा का वाटर है, आप कह सकते हो गंगा रिवर का जो वाटर है उसके बारे में बात की गई है कि उसमें काफ़ी आप कह सकते हो बैक्टीरियाज वगैरह भी पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात बताई ये भी गई है कि अगर आपको चेक करना है तो आप जो उसमें जो पहले गंगा डॉल्फिन्स होती थी वो अभी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो वो सब का क्या रीज़न है। और जो घड़ियाल्स हैं उनके उनके शरीर में आप चेक करिए कि क्या एंटीबॉडीज़ हैं, क्या सही में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ पाए जा सकते हैं, ठीक है, आप वो सब चेक कर सकते हो। और ये भी बताया गया है कि कैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के जो आप कह सकते हो केमिकल एफ्लुएंट्स हैं वो जाके पानी में बहा दिए जाते हैं। तो उन सब से कैसे आप चीज़ों को ट्रीट करोगे, ठीक है, तो उससे हो सकता है और हार्म हो जाए बॉडी को। तो वो एक बात इसमें बताई गई है कि कैसे एक तरफ साइंस डेवलप कर रहा है, कैसे दूसरी तरफ ट्रेडिशनल बिलीव भी स्टिल कंटिन्यू है सोसाइटी में। अब देखिए यहाँ पे मास्क वगैरह बनाने की बात की गई, कैसे अभी आईएससी जो बेंगलुरु है उसने आप कह सकते हो मटेरियल ऐसा बनाया है जो काफ़ी सस्ता भी है और अच्छा भी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि एमिंग टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली इज़ डेंजरस। अभी डब्ल्यू ने वार्न किया है कि अगर आप हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली अचीव करने की सोच रहे हो तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है, मतलब सपोज करिए कि सपोज करिए ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इतने सारे लोग सपोज करिए इन्फेक्ट हो गए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये रिकवर हो जाएंगे तो ये इम्यून हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे सारा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक मेजर सेक्शन आप कह सकते हो 70% ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर इम्यून हो गया तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका
आप कह सकते हो कि उनकी स्ट्रैटेजी अभी ये चल रही है कि हर्ड इम्यूनिटी को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, डब्ल्यू एच ओ ने ऐसा वार्न किया है, ठीक है। तो देखिए आप ये एंटीबॉडीज़ के नाम याद रख सकते हो कि हमारे अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं जब ये कोविड वाला वायरस जाता है। तो एक है IgG और एक है IgM, ठीक है। तो ये आप एंटीबॉडीज़ के नाम याद रख सकते हो, IgG और IgM। तो साइंस वाले पेज पे इतना तब मूव करते हैं हम न्यूज़ एनालिसिस वाले सेक्शन पे। अब यहाँ देखिए, देखिए अभी बहुत सारे जो नए नए मेजर्स लिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि अभी वो जो फोर्थ ट्रेंच ऑफ दी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज लाया गया है, ठीक है। अभी इसका आप कह सकते हो फोर्थ ट्रेंच लाया गया, फोर्थ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या बात की गई है। अभी देखिए जो कोल है इसको भी कमर्शियलाइज करने की बात की जा रही है, जो कोल सेक्शन है, ताकि वहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर्स आएँ और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले और इकॉनमी में थोड़ा डेवलपमेंट हो सके। जो मिनरल्स हैं उसमें भी आप कह सकते हो कि माइनिंग्स वगैरह में भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो आ सकता है। अभी डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया है कि कम से कम 74% तक के शेयर होल्डर वो बन सकते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है 10% जो FIIs होती हैं, ठीक है, जो विदेशी शेयर होल्डर होते हैं वो 10% से कम होते हैं, तो उनका इतना मेजर से नहीं होता है, वो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। एक होता है 26%, 26% तक आप ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका आप बोल सकते हो कि क्या डिसीजन है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक होता है 49%, 49% में भी आप मेजर बातचीत में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपकी से को इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है। और एक होता है 74%, 74% के अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपकी बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, ठीक है। कह सकते हो कि आप मेजोरिटी आपके पास है, ठीक है। और देखिए सिविल एविएशन की बात की गई है कि नाउ 60% ऑफ द एयर स्पेस फ्रीली अवेलेबल। तो अभी जितना भी 60% तक का था अभी और उसको बढ़ाया जाएगा ताकि और फ्रीली मूवमेंट हो सके सिविल एविएशन सेक्टर का। देखिए पावर सेक्टर की बात की गई है, पावर डिपार्टमेंट यूटिलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन द यूटीज, ठीक है। अभी यूटीज में प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे, ठीक है। वो एक बार अभी स्पेस में प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस की भी बात की गई कि वहाँ पे भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लाने की बात की गई है। जो एटॉमिक एनर्जी वहाँ पे भी PPP मॉडल पे काम करने की बात की जा रही है। तो देखा जाए कि बहुत सारे सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात की जा रही है ताकि आप कह सकते हैं कि वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके और इकॉनमी सस्टेन कर सकें। और यहाँ देखिए एक दुखद घटना एक देखने को मिली है कि कैसे औरैया में अभी एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसमें काफ़ी 24 माइग्रेंट्स की आप कह सकते हो डेथ हो गई है, ठीक है। तो ऐसी भी सैड पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं सोसाइटी में। अभी यहाँ देखिए सुपर स्प्रेडर की बात की जा रही है कि गुजरात में सुपर स्प्रेडर्स का स्पाइक हुआ है, ठीक है। तो सुपर स्प्रेडर क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए सुपर स्प्रेडर मतलब सपोज करिए कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, और सपोज करिए वो काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आता है, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स है, ग्रोसरी शॉप ओनर्स हैं। ये क्या होता है इनका डेली टू डेली बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन अगर खुद पॉजिटिव हैं तो ये बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, सुपर स्प्रेडर। तो ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं अभी। और देखिए और आगे क्या इंपॉर्टेंट है। हम्म, यहाँ देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि अभी स्पेस में भी प्राइवेट सेक्टर लाने की बात की जा रही है। और जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, उसने भी बोला है कि सही मेजर्स लिए जा रहे हैं, इससे हो सकता है सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट। जैसे कि जो डिफेंस सेक्टर है इसको प्रमोट करने के लिए जो हम बात करते हैं कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस होना चाहिए, यानी कि स्वदेशी में बनना चाहिए, यानी भारत में ही बनना चाहिए। उसको प्रमोट करने के लिए भी क्या किया गया है कि इम्पोर्ट है जो आप कह सकते हो कि मिलिट्री इक्विपमेंट है, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, उसको रिड्यूस करने की बात की गई है इम्पोर्ट्स को। और हम ज़्यादा से ज़्यादा भी भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कह सकते हो कि बेनिफिट हो सकता है सेल्फ रिलायंस ऑफ द इन द डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। और देखिए अभी और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करने की बात की गई है, ठीक है। कि किस तरीके से उसको भी जैसे प्राइवेट सेक्टर काम करता है उस तरीके से काम कराया जाए, ठीक है। और देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। इसमें 41 कंट्रीज अक्रॉस द कंट्री काम कर रही है आज की डेट में। और देखिए FDI लिमिट जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में भी 74% तक की रेस कर दी गई है।
और यहाँ देखिए अभी जो नदन कमांड है, नदन थिएटर कमांड जो प्रपोज किया गया है कि नदन थिएटर कमांड बनेगा, वहाँ पर अभी आप कह सकते हो कि नेवी के जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, नेवी एलिमेंट वहाँ पे पोस्ट करने की बात की गई है हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आरसेप की बात की गई है, तो इंडिया ने अपोज किया है रिजॉइनिंग आरसेप ओवर दी चाइना कंसर्न, ठीक है। जैसा कि आरसेप क्या है, आसियान प्लस 6 कंट्रीज, आसियान, ठीक है, आसियान प्लस 6 कंट्री, 6 में कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये 6 में आ गए, और आसियान की 10 कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज अभी क्या, एक आरसेप का अग्रीमेंट लेके बात कर रही थी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चालू किया जाएगा, कि कोई भी मेजर बाउंड्री बैरियर्स नहीं रहेंगे ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसमें इंडिया ने इस खुद को पीछे कर लिया है कि वो आरसेप नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा कंसर्न था कि चाइना हमारे जो सर्विस सेक्टर है उनको अपने कंट्री में जाने नहीं दे रहा था, और खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हमारी कंट्री में कर सकता था, ठीक है। तो हम लार्जली डिपेंडेंट हो जाते थे चाइना के इम्पोर्ट्स के ऊपर। और ये अभी कोविड-19 में हमने देख लिया कि किसी भी कंट्री के ऊपर लार्जली डिपेंडेंट होना कितना हार्मफुल साबित हो सकता है। तो हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, इसके लिए हमने वापस से आप कह सकते हो कि आरसेप को मना किया, ठीक है, अपोज किया है। और यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में भी कैट की बेंच बनाने की बात के ऊपर इश्यू चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की वहाँ के जो केसेस है, कम से कम वहाँ की बेंच बन जाए और वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके, लोगों को दूसरी जगह जो फिलहाल कैट ट्रिब्यूनल आप कह सकते हो चंडीगढ़ के यहाँ पर है, हरियाणा के यहाँ पर है, वहाँ पर लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे बनता है नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए अभी जो हुआई, आप कह सकते हो टेलीकॉम कंपनी है चाइना की, ठीक है। तो चाइना कह रहा है कि इसका सेपरेशन यूएसए बंद कर दे, क्योंकि यूएसए हुआई के काफ़ी अगेंस्ट में है, क्योंकि यूएसए को का आप कह सकते हो क्रिटिसाइज़ करता है हुआई को कि ये जासूसी करता है, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये हमारे जो सीक्रेट्स हैं उनको चुराने की कोशिश करता है, और ये यूएसए को चाइना को देता है, ठीक है। तो अभी चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया यूएसए को कि आप कंपनी को फ्रीली वर्क करने दें और इसको इतना सप्रेस ना करें। और देखिए अभी ट्रंप ने होपफुल है कि वो कोविड-19 की वैक्सीन बन सकती है 1 साल के अंदर अंदर। तो अभी एक ऑपरेशन वरैप स्पीड, ठीक है, क्या ऑपरेशन वरैप स्पीड, ये चालू किया गया है वहाँ पर, ताकि 1 साल के अंदर अंदर कम से कम वैक्सीन तैयार हो जाए और इससे हम डील कर सकें। और देखिए, और यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान की बात बताई गई कि अफगानिस्तान में अभी हॉस्पिटल में वापस से अटैक हमने देखा था 2-4 दिन पहले। तो उसकी बात बताई गई कि ये अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो जो इंट्रा अफगान पीस ट्रीटी है उसका सक्सेसफुल होना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा वहाँ पे जो तालिबान है, फिर तालिबान के लिंक्स कैसे हैं आईएस के साथ, फिर हक्कानी नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो इन लोग हमेशा वहाँ पर आप कह सकते हो अनस्टेबिलिटी बरकरार रखते हैं। तो इससे वहाँ की गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए वर्क करने का काफ़ी कम ही मौका मिल पाता है। देखिए ये कोल और माइनिंग को भी अभी प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, हमने डिस्कस किया, और जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको भी कॉरपोरेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाला पेज देख लेते हैं जिसमें 5 इंपॉर्टेंट अलग खबरें होती हैं। अब देखिए ये वही वाला न्यूज़ है कि इंट्रा अफगान जो पीस डील है वो कह सकते हो आपकी पॉसिबल नहीं है अगर ऐसे टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे तो। अफगानिस्तान की न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए श्रीलंका की बात की गई कि वहाँ पे कैसे 2018 में जो एंटी मुस्लिम राइट हुए थे, जो सिन्हालीज बुद्धिज़ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में सिन्हालीज कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, ठीक है, और मुस्लिम वगैरह जो है माइनॉरिटीज़ में है वहाँ पर। तो इनके बीच में क्लैशेस हुए थे 2018 में, तो उसमें बहुत बड़ा रोल ऑनलाइन हिट का भी था, इसमें फेसबुक वगैरह के थ्रू आपके के रूमर्स फैलाए जाते हैं, हेट कमेंट्स फैलाए जाते हैं। तो इन सब के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए जापान की बात बताई गई कि जहाँ जापान एक तरफ दिखता है कि काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है, वहीं आज लॉकडाउन के टाइम पर जापान को बेसिक जो वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजीज़ है वो इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो बताया गया कि जितना दिखता है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसी है नहीं। अब देखिए हमने देखा डब्ल्यू के जो आप कह सकते हो चीफ थे, जो हेड थे, ठीक है, टेड्रोस क्या नाम है इनका, रोबर्टो रोबर्टो एजिवेडो, रोबर्टो एजिवेडो, ठीक है। वो उन्होंने डब्ल्यू से अभी रिज़ाइन कर दिया आप कह सकते हो, ठीक है। तो वही बताया गया है कि ब्राज़ील कैसे क्योंकि वो ब्राज़ील से थे, ठीक है, और ब्राज़ील कैसे अभी आप कह सकते हो कि ट्रम्प को फॉलो कर रहा है, ना कि खुद की सोवरेनिटी पे विश्वास रख के खुद के सेल्फ डिसीजन ले रहा है, खुद की लीडरशिप को प्रूव कर रहा है, ठीक है। वो ट्रम्प
के कहने पे या यूएसए को फॉलो कर रहा है, तो वो एक बात बताई गई है। तो इससे थोड़ी सी ब्राज़ील की इमेज डाउन जा रही है आज की डेट में, क्योंकि उसने भी कोविड-19 को इतना सीरियसली लिया नहीं, लॉकडाउन को उतना अच्छे से फॉलो किया नहीं, और वहाँ पे भी केसेस काफ़ी अभी ख़राब चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।